हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? यस गुड सर। इवनिंग। यस सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज कल आपका टेस्ट है, तो ये जो मैंने आपको एक पेपर बना के भेजा था 12th फुल सिलेबस का, इसी का डिस्कशन कर लेते हैं। इसी में फॉर्मूला रिवीजन भी हो जाएगा आपका। और ज्यादातर मैंने इसमें जो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ही रखे थे, ज्यादा नहीं रखे थे। वो क्वेश्चन भी मैक्सिमम वैसे रखे थे कि जो जनरली जेई में इजी है और रिपीटेड है, इजी मीडियम लेवल एंड रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन अगर रह जाए, आपका कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो आप अलग से पूछ लेना और इंटरेक्ट करते रहना। हाँ या ना जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ढंग से जवाब देना है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना है और कंसंट्रेट होके बैठना। और इंटरेक्शन नहीं करना है तो क्लास लीव कर देना। लेकिन क्लास में शांति नहीं चाहिए, प्रॉपर जवाब चाहिए मुझे, हाँ या ना। वो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई अगर आपको अलग तरीका पता हो और आपने कोई अलग तरीके से करा है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? बोलो। यस सर। यस ठीक, सर। स्टार्ट करते हैं। अच्छे क्वेश्चन थे इसके अंदर। पहला जो क्वेश्चन है फंक्शन से था। एफ एक्स दिया था, जी एक्स दिया था और पूछा था कि जो फॉग होगा वो 1 1 या ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो फॉग आप फटाफट लिख लो पहले। फॉग मतलब एफ के अंदर जी एक्स रखना है। एफ के अंदर आपको रखना है जी एक्स। अब जी एक्स क्या है? ये आपका जी एक्स है। ये आपको एफ के अंदर रखना है। एफ एक्स क्या है? ये रहा। तो जहां पे भी एक्स है उसकी जगह ये रिप्लेस हो जाएगा जो गिवन फंक्शन है। तो जहां पे भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस का 1। ये एफ एक्स है, तो एक्स की जगह ये पूरा फंक्शन रिप्लेस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे, ऊपर 1 बचेगा। ये मान लो आपका एक गॉफ आया, सॉरी फॉग फॉग आ गया। अब इसके बारे में आपको चेक करना है 1 1 है या ऑन टू है। सबसे पहले बताओ, क्या डायरेक्ट देख के बता दो कि मैनी 1 है 1 1 है? सर मैनी बने। मैनी 1 है क्योंकि आप खुद देखो एक्स स्क्वायर का टर्म है। एक्स स्क्वायर का टर्म जब भी हो, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ अकेला एक्स स्क्वायर का टर्म है। तो फंक्शन की वैल्यू जैसे मान लो लेकिन -2 पे, फंक्शन की वैल्यू जो -2 पे होगी और जो फंक्शन की वैल्यू 2 पे होगी, क्या वो इक्वल होगी? यस सर। तो अलग अलग पॉइंट पे अगर आपकी सेम वैल्यू आ रही है मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी 1। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही भी नहीं था, तो ये मैनी 1 ही आ गया। ऑन टू और इनटू चेक करने के लिए आपको रेंज निकालनी पड़ी। कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर गिवन है। ऑन टू और इनटू चेक करने के लिए क्या निकालनी पड़ेगी? रेंज। अब जब भी मैंने आपको सिखाया था क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, जब भी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक या 1 बाय क्वाड्रेटिक इस तरह के फंक्शन आते हो, रेंज निकालनी हो तो क्या कहा था? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स में क्वाड्रेटिक क्रिएट करो, है ना? यस सर। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। एक्स में क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं है, तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस ऑफ वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक आ गई। हर्षित सर, एक बार हाँ। आरुष से 2 मिनट के लिए बात करनी है, प्लीज एक बार आरुष को फ्री कर दो आप। हाँ आरुष, तुम मनीषा मैम को कॉल कर लो एक बार। हाँ। यस सर। ओके। तो देखो इसके बाद कंडीशन क्या होती थी? क्या बोलते थे अपन? अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो इसका d क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? यस सर। यस सर। इसके लिए ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके पास देखो इनइक्वालिटी क्या बनी? y इंटू वाई प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके रूट्स को प्लॉट कर लोगे, प्लस माइनस प्लस आपको चाहिए पॉजिटिव, मतलब ये हिस्सा। मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी। तो क्या ये कोडोमेन के बराबर है क्या? नो सर। सो रेंज
is not equal to codomain, hence the function will be into. onto नहीं होगा, into होगा, तो neither 1 1 nor onto. क्लियर है? बोलो सर Yes, sir. -1 पे क्लोज आएगा। क्रॉस चेक करके देख लेना कि यहाँ पे अगर आपका -1 रखोगे x को, आपका बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि डोमेन में x की वैल्यू -1 और 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ओपन रखना क्लोज रखना, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू पुटअप करके देखिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्लोज हो या ओपन हो, क्योंकि आपके कोडो में तो वैसे भी ऑल रियल नंबर है ना। नहीं Clear? सर, रेंज फाइंड करने में रेंज फाइंड करने में अगर आपको यहाँ पे चेक करना हो कि -1 पे क्लोज रखना है या ओपन रखना है, तो आप क्या करो, y की जगह -1 रख के देख लो। यहाँ पे एक सेकंड, हाँ यहाँ पे y की जगह -1 रख के देख लो। यहाँ पे आपका बस x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, +-1 ये नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो x चलेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आप एक बार रख के देख लो, y को अगर -1 रखोगे तो कितना आएगा, सर जी x स्क्वायर -1 इक्वल टू -1, x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो x 0 तो चलेगा। तो x -1 रखने पे x की वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 तो अलाउड है। सिर्फ मेरी अलाउड कौन सी नहीं है, +-1 अलाउड नहीं, तो -1 पे क्लोज हो जाएगा। 0 पे चेक करना है तो y की वैल्यू 0 रख के देखो, तो y को अगर आप 0 रखोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, +-1, तो 0 अलाउड नहीं होगा, तो 0 पे ओपन आ जाएगा। अंडरस्टैंड? यस सर। सर 1 में क्वाड्रेटिक को नॉट इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकते हम? वहां से x की वैल्यू आएगी ना, आपको y की रेंज निकालनी है ना, डोमेन थोड़ी पता करनी है, रेंज पता करनी नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा ना हमेशा। है। लेकिन बाकी y की वैल्यू और क्या होगी वो कैसे पता करोगे? सर हमें r दिया हुआ है, तो सर 0 नहीं आ रही तो सर हमारा वो हो जाएगा ना। तो रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। नो सर। तो फिर अब वो ये वाला -1 से 0 के बीच में भी तो अलाउड नहीं, वो कैसे पता करोगे फिर? सिर्फ डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 करने से काम नहीं होगा, आपको जो स्टैंडर्ड मेथड है वही स्टिक करो। अभी आप यहाँ पे रिसर्च मत करो, कोई भी जो तरीका है बस उसको फॉलो करो। आपको क्या सीखा है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दो, खत्म बात। क्लियर है? ज्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, जो स्टैंडर्ड मेथड है उस पर स्टिक रहो, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है, आप 1 महीना ही बचा है। आप ये सोचो कि सर वैसा भी कर सकते हैं क्या, वैसा भी कर सकते हैं, उसके लिए टाइम गया सारा। अब जो बस मेथड है जो क्लास में सिखाई गई है, जो आपने अप्लाई करी, उसको अप्लाई करो, आंसर निकालो और रिवीजन करते जाओ। यही समय बाकी है, 1 महीना ही बाकी है। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? यस सर। क्लियर है सर। यस सर। चलो अगला देखो फटाफट। ये अगला था, क्या नाम है इस पे, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक पे। तो देखो यहाँ पे सिमेट्रिक चेक करने के लिए आप कोई भी एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ लेना जहां पे सिमेट्रिक नहीं होगा, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर या तो रिलेशन क्रिएट होते तो अच्छी बात नहीं, तो कोई एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ लो जहां पे a बाई a कोमा b तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन b कोमा a सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाँ, जैसे यहाँ पे आप मान लो a कोमा b ऐसा ले लो जो सेटिस्फाई कर रहा हो, तो 2 कोमा 2 बाय -5 ले लो, a की वैल्यू 2 बाय -5 ले, इसका जब उल्टा लोगे -5/2 होगा, तो -5/2 + 2 करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो 2 कोमा -5 r को बिलोंग कर रहा है, रिलेशन s को बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका जो उल्टा है वो रिलेशन s को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। अगर एक एग्जांपल भी अगर नॉट ट्रू होता है तो ओवरऑल क्या हो जाता है, नॉट सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला आप खुद से करना। नेक्स्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने 2 क्वेश्चन दिए, एक तो समेशन सीरीज वाले पे दिया था, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया था ये प्रॉपर्टी बेस्ड, जिसमें मैंने आपको ये भी सिखा रखा है क्लास में, पाई की वैल्यू रख के करते थे। और यहाँ पे याद करो, जब भी ये समेशन सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम tan इनवर्स के अंदर क्या क्रिएट करना चाहते हैं। जब भी समेशन वाले क्वेश्चन आएंगे tan इनवर्स के केस में, तो आप tan इनवर्स के अंदर क्या क्रिएट करोगे, x माइनस वाई अपॉन 1 + xy, आया ना। यस सर। यस सर। जब भी आपके पास ये समेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपका टारगेट क्या रहता है कि tan इनवर्स के अंदर ये वाला फंक्शन क्रिएट करो। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू फिर आप क्या लिख दोगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अंडरस्टूड? तो आपको क्या क्रिएट करना है, x माइनस वाई अपॉन 1 + xy। तो ये वाला क्लास इलस्ट्रेशन था आपका, जहां पे क्वेश्चन क्या है, फिलहाल देखो फटाफट, tan इनवर्स 1/2 r²। तो यहाँ पे +1 -1 तो कर ही सकते हो, लेकिन जब ऊपर a + b a - b का डिफरेंस लोगे तो ऊपर 2 क्रिएट होगा, ऊपर 2 चाहिएगा आपको, तो पहले से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड,
जनरली ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं नीचे आर स्क्वायर का टर्म हो तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो पहले, क्योंकि आप जब डिफरेंस लोगे तो 2 न्यूमरेटर में क्रिएट होगा, तो याद रख लेना जब भी ऐसा क्वेश्चन है 2 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड किया, न्यूमरेटर में 2 क्रिएट कर दिया। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 1 प्लस 2 नंबर का प्रोडक्ट, तो 1 नहीं है नीचे, तो एक +1 किया और एक -1 कर दिया। क्या करा, एक +1 किया और एक -1 कर दिया। अब नीचे 1 के साथ फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, a + b a - b, है ना, बोलो। Yes, sir. क्या इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है, क्या इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। तो अब Yes. 2 की जगह इन दोनों का डिफरेंस रख दो, 2r + 1 माइनस ऑफ 2r - 1, तो ये आपका वही फॉर्मूला क्रिएट हो गया, tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये आपने अभी इसको सिंप्लीफाई किया, ये जो एक्सप्रेशन था ना इसको आपने सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया, इस एक्सप्रेशन को आपने सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। अब इस पे समेशन अप्लाई करना है, कर दो अप्लाई। कहां से कहां तक, 1 से लेके 50 तक। समेशन का मतलब क्या होता है कि r की वैल्यू एक एक करके रखते जाओ और ऐड करते जाओ। तो r की वैल्यू सबसे पहले रखोगे 1, तो 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। फिर r की वैल्यू रखोगे 2, तो 2 रखोगे तो यहाँ 5, यहाँ पे 3, क्लियर है। लास्ट में रखोगे 50, यहाँ कितना आएगा 101, और यहाँ कितना आ जाएगा 99 आई थिंक, चेक कर लेना। अब इन सबको ऐड करेंगे, एडिशन में कैसे चीजें कैंसिल हो रही है, ये वाली टर्म इसके साथ, ये वाली टर्म इसके आगे वाली के साथ, और इसके जस्ट पीछे वाली टर्म इसके आगे वाली के साथ। तो आपके पास हर बार की तरह से 2 ही टर्म बचेंगे समेशन करने के बाद, फर्स्ट टर्म और लास्ट वाला टर्म। अंडरस्टूड, Yes, sir. क्लियर है सबको। अब यहाँ पे आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वापिस से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वेराइटी में 3-4 क्वेश्चन और भी मैंने क्लास में करा रखे हैं, तो एक बार और रिविजिट कर लेना। अगली जो वेराइटी थी यहाँ पे 5, 6 और 12 आपको रेडियन में गिवन है। आपके पास प्रॉपर्टी क्या सिखाई गई थी, कॉस इनवर्स के केस में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का आंसर को एक्स में कब लिख सकता हूं, जब एक्स कहां से कहां तक हो। सर 0 से पाई। 0 से pi. वेरी गुड, 0 से पाई, पाई मतलब 3.14 अप्रोक्सीमेटली। और साइन इनवर्स और टेन इनवर्स के केस में सर -π/2 Minus pi/2 से pi/2. -π/2 से +π/2 मतलब -1.57 से +1.57 अप्रोक्सीमेटली। रेडियन की बात कर रहा हूं मैं। टेन इनवर्स के केस में और साइन इनवर्स के केस में इसको x कब, ये x डायरेक्टली बाहर तभी आएगा जब x आपका -π/2 से π/2 में लाई करे। टेन इनवर्स साइन इनवर्स में क्लोज हो जाएगा, लेकिन टेन इनवर्स में ओपन ब्रैकेट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे चीजें रेडियन में गिवन है। अच्छा, रेडियन में जब भी ये थे आपको मैंने 2 तरीके सिखाया, किया तो ग्राफिकली चेक कर लो, बिना ग्राफ के भी आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको सिखाई थी 3.14, 2 पाई आपका होता है 6.28। ये बहुत आसान तरीका सिखाया था आपको। 3 पाई की वैल्यू होती है 9 कितनी आ जाएगी 42। 4 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 12.56, है ना, क्लियर है। Sure. अब आपके पास एक एक करके एक ही वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले कॉस इनवर्स, अच्छा कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉस के अंदर -θ, कॉस के अंदर +θ कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री में। Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री में कॉस ऑफ -θ कॉस ऑफ थीटा के बराबर ही होता है। अच्छा, 5 के आसपास कौन सा ट्रिग्नोमेट्री, कौन सी पाई की वैल्यू 5 के आसपास 2 पाई है। Yes, sir. यस 5 के आसपास कौन है 2 पाई है। अब मुझे एंगल को रिड्यूस करना, ध्यान रखो मुझे एंगल को क्या करना है, रिड्यूस करना। तो रिड्यूस करना तो माइनस क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्रिएट करना पड़ेगा। Yes, sir. है ना, ये मुझे क्रिएट करना है। तो कॉस थीटा को कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा के टर्म्स में लिखना है। टारगेट क्या है कि कॉस थीटा को कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा के टर्म्स में लिखना है। तो पहले मैं पता कर लेता हूं कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा आखिर होगा क्या। तो बताओ कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा। 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, Fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही रहता है। Yes, sir. यस सर तो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा। Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, तो cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा को हमने वापस cos थीटा लिख दिया, तो cos थीटा को आप cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हो। तो ये आपका Yes, cos sir. थीटा है मान लो, इस cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो, एंगल को आपने रिड्यूस कर दिया। अब ये जो वैल्यू है 2 पाई माइनस 5, 2 पाई कितना है 6.28, माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा 1.28, 1.28 3.14 से छोटा ही है, इसी रेंज में आ रहा है, Yes, sir. तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका 2 पाई माइनस 5। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 2 पाई माइनस 5। इसी तरह साइन इनवर्स का लॉजिक लगा लेना। साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 है, अब 6 भी इसी के आसपास है। अब साइन के लिए सोचते हैं कि साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, Minus sin theta. माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस, अच्छा मुझे तो साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो साइन थीटा को लिखने का एक तरीका क्या है, ये साइन थीटा को लिख सकते हैं माइनस साइन 2 पाई माइनस थीटा। देखो यही कर रहा हूं मैं हर क्वेश्चन में। तो साइन इनवर्स साइन 6, इसकी जगह लिख देंगे माइनस ऑफ साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। साइन थीटा की जगह आ जाएगा माइनस साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन थीटा की जगह आ जाएगा माइनस साइन 2 पाई। अब साइन इनवर्स के केस में माइनस बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स के केस में माइनस बाहर आ जाता है। अब 2 पाई माइनस 6, अब 2 पाई माइनस 6 की जो वैल्यू 0.28 है, 0.28 भी मेरी रेंज में लाई कर रहा था, ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, Yes, sir. डायरेक्ट क्या आ जाएगा बाहर, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 पाई। अंडरस्टूड, ये सेकंड पार्ट। Yes, sir. अब लास्ट Yes, पार्ट sir. आपका tan इनवर्स tan 12। एक सेकंड, अब सोचो 12 को कैसे ब्रेक करना है जल्दी से। ट्वेल्व को कैसे ब्रेक करें, 12 किसके 4 पाई। आसपास है, 12 minus 4 pi. 12 किसके आसपास है, 4 पाई के आसपास है। Yes, Yes, sir. sir. आपके पास है tan इनवर्स ऑफ tan 12, तो आप यहां पे लिख देना tan ऑफ, अच्छा वापस पहले सोचते हैं tan ऑफ 4 पाई माइनस थीटा क्या होगा, वापस इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, माइनस tan थीटा होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो tan थीटा को, tan ऑफ थीटा को माइनस ऑफ tan 4 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. tan, वेरी गुड बच्चों। तो tan थीटा को आप माइनस ऑफ tan 4 पाई माइनस थीटा लिख देना। अब वापस tan इनवर्स के केस में माइनस बाहर आ जाएगा, तो जगह tan इनवर्स ऑफ tan 4 पाई माइनस 12, अभी डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 12 माइनस 4 पाई। तो ये तीसरा आंसर है, ये फर्स्ट आंसर। पॉजिटिव नहीं ले सकते 4 पाई प्लस थीटा। पॉजिटिव लोगे तो एंगल और बढ़ जाएगा ना, एंगल बढ़ाना थोड़ी घटाना है, मेहनत क्यों कर रहे हैं अपन इतनी। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, ये सब एक्स बाहर कब आएगा, जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा, मतलब माइनस 1.57 से 57। तो आपको जो एंगल है एक्स, जो अंदर इनपुट है एक्स, उसको 1.57 से छोटा लाना है। तब प्लस लोगे तो दिक्कत होगा ना, प्लस लेने पे तो एंगल बढ़ जाएगा ना, ठीक है। अरे हाँ है ना, Yes, Yes, sir. sir. हर बार माइनस ही लेंगे, प्लस तो लेना ही नहीं है। प्लस लेके और क्वेश्चन को उलझा दोगे आपको माइनस लोगे तभी तो एंगल रिड्यूस होगा। आपका टारगेट यही तो है कि एंगल रिड्यूस करना है। कॉस के केस में 3.14 से छोटा होना चाहिए, और टेन और साइन के केस में 1.57 से छोटा होना चाहिए। इसलिए तो हम ये करते कि भाई या तो 2 पाई माइनस, देखो या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा क्रिएट करोगे, या इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, दोनों ही केस में माइनस थीटा ही क्रिएट करना है, प्लस कभी भी नहीं। अब इन तीनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोलो ओके। Yes, sir. अब देखो एक एडजॉइन की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन ले दिया था मैंने, ताकि आपका प्रैक्टिस यहां से भी हो जाए। 3 ही स्टैंडर्ड है जो जनरली यूज होता है। सबसे पहला स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी कि मान लो कोई मैट्रिक्स से ए, ध्यान से सुनना, देखो एक ही पेपर में पूरा आपका 12th रिवाइज हो रहा है। कोई मैट्रिक्स से ए हो, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है के, और ऑर्डर है n क्रॉस n, तो किसी भी कांस्टेंट के को डिटरमिनेंट के अगर बाहर निकालना है तो कौन सी प्रॉपर्टी, ये क्या कैसे बाहर निकलेगा, की पावर Sir, K की power. Take power n. k की पावर n बन के बाहर आएगा, याद है सबको। Yes, sir. ये पहली प्रॉपर्टी थी। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि कोई एडजॉइन लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई कांस्टेंट है के, Sir, K की power अब- n minus 1.
हाँ, एडजॉइन को अगर के से बाहर निकालना है तो ध्यान रखना n नहीं n-1 आएगा, सबको ध्यान रखना है। जनरली बच्चे n लिख देते हैं, गलती हो जाती है। यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइन ऑफ ए। और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए। अगर एक बार एडजॉइन ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है तो क्या आएगा, पावर n माइनस वन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। और दो Yes, बार ma'am. अगर एडजॉइन आएगा तो n-1 का होल स्क्वायर, 3 बार एडजॉइन आएगा तो n-1 का होल क्यूब, एंड सो ऑन चलता जाएगा। एक बार सब लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, ये प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है, फटाफट एक बार ट्राई कर लो। जिसने ऑलरेडी ट्राई कर चुका हो तो बाकी क्वेश्चन ट्राई कर लेना जो बच्चे होंगे। जल्दी ट्राई करो। चलो देख, क्रॉस चेक कर लो। पहले 3 बाहर आएगा, 3 का क्यूब बन के। अब ये भी एक कांस्टेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ 3 कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। ये एडजॉइन के पहले बाहर आएगा पावर 2 बन के, फिर वो पावर 2 पावर 3 बन के बाहर आएगा, हाँ है ना, 2 बार बाहर आएगा। तो यहाँ पे पहले पावर 2 चढ़ेगी, यहाँ पे पावर 3 चढ़ेगी, हाँ है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ 3 है पावर 2 पावर 3, तो पावर 6 हो जाएगा। विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या बच जाएगा, 3 का होल क्यूब। पहले देखो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एडजॉइन के बाहर निकलेगा पावर 2 बन के, फिर पावर 2 डिटरमिनेंट के बाहर पावर 3 बन के, तो 2 की पावर 3 6 पावर बन जाएगा। अंदर बचेगा एडजॉइन ऑफ ए स्क्वायर का होल डिटरमिनेंट, तो 3 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे 3 है, ये डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा 3 की पावर 3 बन के, डिटरमिनेंट से ये 3 बाहर निकलेगा 3 की पावर 3 बन के, और उसकी पावर वापस 6 है, तो 3 की पावर 3 की होल पावर 6। और यहाँ पे एडजॉइन वाली प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, तो जाएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 18,
2 की पावर 6, 2 की पावर 4, तो जगह चेक करते रहना कैलकुलेशन। 3 की पावर ये कितना हो जाएगा 21, 2 की पावर 10। अब आपको ऑप्शन में 6 के टर्म्स में दिया हुआ है, तो 6 क्रिएट करने के लिए 2 की पावर 10 है, तो आपको 3 की पावर भी 10 निकालना पड़ेगा इसमें से, आया ना? तो Yes, जगह sir. 3 की पावर 11 इंटू 6 की पावर 10, अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, देखो डुएबल क्वेश्चन है, 2023 में है और इसे पिछले कुछ सालों से बार बार पूछे भी जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन था डिफरेंशिएशन पे बेस, वो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इस वैरायटी के क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी में भी है। आपको मैंने जब भी एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब भी पूछा जाता है तो आपको ये सोचना है कि कैसे पहले उसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, फिर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ पे बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। बाहर 10 इनवर्स है, तो पहले अंदर वाले को भी पूरे को 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे देखो, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए थीटा मान रहा हूँ, इसको एक्स क्यूब को थीटा मान लिया, तो यहाँ पे क्या है सीकेंड थीटा माइनस 10 थीटा, इसको 10 के टर्म्स में लिखना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, सीकेंड थीटा माइनस 10 थीटा साइन कॉस में बदल दोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत बार आया है, किसी को याद हो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को लिखने का एक तरीका होता है, शॉर्ट ट्रिक। आपको मैंने इंटीग्रेशन में भी बताया था और डिफरेंशिएशन के टाइम भी बताया था। 10 के टर्म्स में क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत फंडामेंटल रिजल्ट है, जब प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पे बहुत बार यूज होता है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो 10 के टर्म्स में। चलो बढ़िया, किसी को याद नहीं है। अब ये जो रिजल्ट आएगा इसको अपनी कॉपी के इंडेक्स में लिख लेना, क्योंकि अगली बार अगर भूल जाओगे तो फिर ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन होंगे ही नहीं आपसे, नहीं तो फिर रिजल्ट बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए। बहुत बार आ चुका है, कितनी बार टेस्ट में आ चुका है, कितनी बार आपके क्लास इलस्ट्रेशन में आ चुका है। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे जो कि वो भी पता होना चाहिए। 1 माइनस साइन 2x वाला एक तो, या फिर 1 माइनस साइन 2 थीटा वाला रिजल्ट। 1 माइनस साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा Sin x plus cos x का होल स्क्वायर। नहीं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है। Yes, sir. Yes, sir. या फिर आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, जो मर्जी है वो लिख देना। अच्छा, नीचे क्या दिया हुआ है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूला होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा है, इस यहाँ पे 2 थीटा था तो थीटा में कन्वर्ट हो गया, तो हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ पे थीटा का थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे साइन या तो कॉस रख दो या साइन रख दो, बात एक ही, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और नीचे क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अंडरस्टूड? Yes, sir. अब नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ऊपर क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक ए माइनस बी वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा पावर के साथ, तो आपके पास बचा फाइनली कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब बताओ इसको 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर डिवाइड कर देंगे cos थीटा बाई 2 Divide से। करेंगे cos theta ऊपर by नीचे cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास बनेगा 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ये वापस स्टैंडर्ड आ गया। बताओ आप क्या करते थे? ये क्या है? सर tan पाई माइनस, सर 10 tan 1 को पाई बाई 4 लिख देंगे। हाँ, 1 को लिखोगे 10 पाई बाई 4, 1 को लिखोगे क्या 10 पाई बाई 4 बेस। ये तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है, ये तो पूरी 11th में कितनी बार यूज आया होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स को लिखने का तरीका। ये भी लिख लो अगर याद नहीं है तो। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ थोड़ी छोटी छोटी चीजें तो पता ही होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। ये अभी भी नहीं पता है तो फिर बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को।
1 माइनस टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन थीटा जब भी आता है ये होता है टेन ऑफ, ऊपर अगर माइनस है तो पाई बाय 4 माइनस थीटा। ओपन करके देख लेना, यही आएगा। यस ये तीन रिजल्ट तो काफी ज्यादा स्टैंडर्ड है, कितनी बार यूज हुए। तो ये आपको याद होने चाहिए। अगर अभी भी याद नहीं है तो या तो अपने स्टडी टेबल के बाद चिपका लो या कॉपी के इंडेक्स में लिखो, जो जहां से आप बार बार देख सको। चलो यहां तक हो गया। बेसिकली क्या था टारगेट अपना, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था इसको 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करना था, तो फाइनली अपने 10 के टर्म्स में ऐसे कन्वर्ट होता है। तो ये रिजल्ट याद रखना। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। थीटा कौन है, एक्स क्यूब। अब क्या ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा क्या, पहले चेक करना पड़ेगा आपको। डायरेक्टली बाहर मत भेज देना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में होगा तभी तो बाहर आएगा, है ना। यस सर तो हमेशा आदत बनाया करो चेक करने की। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है एक्स क्यूब की, तो पता कर लेते ये कहां से कहां तक होगा। एक्स क्यूब आपका दिया हुआ है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में, एक्स क्यूब बाई 2 कहां से कहां तक होगा, पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4। वेरी गुड। अब दोनों, अब मुझे क्या करना, माइनस एक्स क्यूब क्रिएट करना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब फिर मुझे क्या चाहिए, माइनस के साथ प्लस पाई बाय 4, तो इसमें पाई बाय 4 ऐड कर दो सब जगह। पाई बाय 4 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0, इसमें पाई बाय 4 ऐड होगा तो कितना होगा, पाई बाय 2 माइनस का। ये मेरी रेंज में आ रहा है, ये आपकी रेंज में डायरेक्टली क्या आ जाएगा बाहर। तो इस पूरे बेसिकली y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, पाई बाय 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 2। क्लियर हुआ। तो देखो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन बेसिकली ये y है क्या, ये। अब इसको डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान होगा। यस सर। यस सर अब आप डिफरेंशिएट, कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं पहले सिंप्लीफाई होंगे, हाँ, फिर डिफरेंशिएट होंगे। ये सिंप्लीफाई होके आया पाई बाय 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट करके क्रॉस चेक कर लेना क्या आंसर आ रहा है। अंडरस्टैंड। Yes, sir. एक क्वेश्चन दिया था कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का कंबाइन, एक सिंगल क्वेश्चन में दोनों कवर हो गए थे, 2025 का ही ले लिया था। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, अच्छा जहां पे ब्रेक हो रहा है वहीं पे चेक करते, 3 पे ब्रेक हो रहा है तो मतलब 3 पे डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशिएबल इसका मतलब क्या बोल सकते हो, सर राइट कंपलसरी कंटिन्यूअस भी होगा। यस यस सर। अब देखो यहाँ पे 2 अननोन है, इसलिए 2 कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। के और एम 2 अननोन है तो 2 कंडीशन अप्लाई करनी। डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस तो होगा ही, तभी तो डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस होगा, तो अपन यहाँ पे कंटिन्यूटी की भी कंडीशन अप्लाई कर देंगे और डिफरेंशिएबिलिटी की भी। तो बताओ कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है। सर LHL इक्वल टू RHL और f ऑफ जो वैल्यू उस पे बराबर होंगे। LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। यस सर क्या यहाँ पे निकालना आसान रहेगा, किस पॉइंट पे चेक करोगे, अब 3 पे चेक करोगे ना, 3 पे ब्रेक हो रहा है, ऊपर नीचे तो लीनियर है, बाकी जगह तो लीनियर है, तो हमेशा कंटिन्यूअस। 3 पे चेक कर लो, तो 3 पे बताओ LHL कितना आएगा। बोलो सर 2K 2K। 2K। यस सर RHL कितना आएगा 3 पे, 3 रख दो ना, सिंपल यहाँ पे 3 रखना है, और क्या करना है। 3m प्लस 2, ये इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टैंड। बोलो। यस Yes, sir. यस सर। पता नहीं आज गले भयंकर खराब हो रहे हैं। अगला हो गया डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन, LHD इक्वल टू LHD बराबर RHD। एचडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी आपको सिखा रखा है वैसे तो मैंने। लिमिट क्या होती थी, h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, है ना। यस यस सर। अब ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए हमेशा। और एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई थी, यस बोलो, सर। कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, वैल्यू पुट अप कर दो। अगर फंक्शन बिल्कुल। ऑलरेडी कंटिन्यूअस ही है और नॉर्मल लीनियर फंक्शन है तो कर देना डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दोगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट x। 1/2 रूट एक्स, और एम एक्स का डिफरेंशिएशन एम हो जाएगा, हाँ है ना। यस यस सर सर। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दो, यहाँ पे 3 रखोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2 इंटू रूट 4। यहाँ पे 3 रखोगे, यहाँ पे 3 रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एम ही बचेगा। तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, k बाय 4 इक्वल टू m, k इक्वल टू 4m, है ना।
Yes, sir. दो Yes, इक्वेशन sir, दो sir. वेरिएबल दोनों को सॉल्व करके के और एम आ जाएगा, ऐड कर दोगे, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. देखो डिफरेंशियबिलिटी आता है तो ऐसे कर देना, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों अप्लाई हो जाएंगे। हाँ, आंसर बी करेक्ट है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। थोड़ा सा ये 2022 में पेपर टफ आया था काफी मैथ्स का, उसमें ये क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव था। जनरली अगर जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन करो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो तो छोड़ दिया करो, ठीक है, लास्ट के लिए रख लो। अगर कुछ भी नहीं बच रहा, टाइम बच रहा तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये 8th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, 9th वाला काफी आसान था, लेकिन 8th वाला थोड़ा लेंदी था। अब देखो मैक्सिमम मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम आपको कराए थे, याद होता है, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कराए थे, और मैंने कहा था एनसीईआरटी भी प्रिपेयर कर लेना, एनसीईआरटी भी कर लोगे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको हिंदी में एक चीज लिखवाई थी, जब भी ये वर्ड प्रॉब्लम आते हैं मैक्सिमम मिनिमा वाले, आपको दो चीजें बहुत ध्यान से सीखनी है, देखनी है उस क्वेश्चन में कि क्या चीज कांस्टेंट है, कौन सी चीज कांस्टेंट है, कौन सी चीज वेरिएबल है, और किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है। अब आगे बोला गया इफ द सम ऑफ देयर सरफेस एरिया इज कांस्टेंट, तो आपको सरफेस एरिया कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब डिफरेंशिएशन में सरफेस एरिया में अगर यूज कर सकता हूं, है ना, मतलब कांस्टेंट के जो सरफेस एरिया होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, क्लियर है? यस सर। तो आपको Yes, जो sir. कांस्टेंट दिया पहले वो लिख लो, कांस्टेंट क्या है, द सम ऑफ द सरफेस एरिया इज कांस्टेंट के, वो सरफेस एरिया आपका के बराबर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पता है सबको? बोलो, ये पता होना चाहिए इतना तो। 2LB sir. प्लस BH प्लस HL। और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, क्लोज हेमिस्फीयर का? बोलो, अरे क्लास Sir, 4 pi R square. क्लास 2 9 pi की r चीजें square. सर 4 pi R square. दोनों ही गलत है। 3 pi r square. क्लोज्ड है, क्लोज्ड। तो क्लोज हेमिस्फीयर का सरफेस टोटल सरफेस एरिया होता है 3 pi r स्क्वायर। Yes, अभी sir. भी अगर मैं बता रहा हूँ ये इस पे बेसिस पे अगर आसान क्वेश्चन आ गया और अभी भी आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आज ही घर पे जाके आपकी मॉड्यूल में देख लेना, आपकी मॉड्यूल में भी दिए हुए कुछ फॉर्मूले। आपकी मॉड्यूल में इस चैप्टर में जो सरफेस एरिया, सिलेंडर, क्यूबॉइड, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, इन सबके कर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये चार्ट चिपका लेना अगर अभी भी फॉर्मूला याद नहीं। 9th और 10th दोनों बार आए हुए थे, क्लास 9th में भी आए थे, 10th में भी आए थे। चलो, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ देयर सरफेस एरिया इज कांस्टेंट, तो पहले आप क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालोगे, 2LB प्लस BH प्लस HL, LB प्लस BH प्लस HL ये आपका क्यूबॉइड हो गया। हेमिस्फीयर का आएगा 3 pi r स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट के, तो ये आपकी गिवन इक्वेशन हो गई। सिंगल वेरिएबल में जब कन्वर्ट करने के लिए इस इक्वेशन का यूज करो। आगे किसको मैक्सिमाइज किसको मिनिमाइज करना है वो देख लेते हैं। सम ऑफ देयर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। बताओ क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है? LBH. Sir, LBH. हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? Sir, 3 pi r cube. अरे स्फीयर की कितनी होती है, चलो ये बताओ। Sir, 4 by 3 pi r cube. जितनी स्फीयर की होगी उसकी आधी हेमिस्फीयर की होगी ना, 2 by Yes, sir, 2 by 3 pi. तो फिर तो इन तीनों का मल्टीप्लाई पहले कर लो, कितना हो जाएगा, 8 5 40, तो आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा 40x क्यूब और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा 2 by 3 pi r क्यूब, ठीक है? Yes, sir. अब क्या करते थे, दो वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्जन, अरे याद है? Yes. तो आपको Yes, sir. इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अगर मान लो पूरे को x में कन्वर्ट करो या पूरे को r में कन्वर्ट करो, किसी एक में कन्वर्ट कर देना, फिर जिसमें भी कन्वर्ट करोगे उसके रेस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफरेंशिएट, और उस डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट कर दोगे, वहां से आपके पास r आएगा। r की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो क्या आएगा, x, फिर आपको रेशियो लेना x by r का। थोड़ा कैलकुलेशन होगा, एक बार देख लेना सॉल्यूशन में। अंडरस्टूड? तरीका समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अगला देखो 2019 में आया था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। एक फंक्शन है f(x)
0 से 1 में इंक्रीज कर रहा है, 1 से 5 में डिक्रीज कर रहा है, तो बताओ 1 पे क्या हो रहा होगा? 0 से 1 में इंक्रीज कर रहा है, 1 से 5 में डिक्रीज कर रहा है, तो पॉइंट 1 पे क्या हो रहा होगा? सर मैक्सिमम। हाँ, क्या हो रहा होगा? लोकल मैक्सिमम। अब देखो ध्यान से, डायग्राम से भी सोच सकते हो। 0 से 1 में इंक्रीज कर रहा है ना, फिर 1 से 5 में क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है 1 पे मैक्सिमम आ रहा होगा, और वैसे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस ही होगा। क्लियर है? यस सर। तो मैक्सिमा पे क्या होता है? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर लेस देन होता है मैक्सिमम में। अरे वो डबल डिफरेंशिएशन होता सर ग्रेटर देन 0 होता है। है। ना ही ग्रेटर होता है, ना ही लेस देन होता है, तो zero होता डिफरेंशिएशन है। 0 होता है। कैसी बातें करने लग गए आप लोग? कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता तो उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होता है, कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन लेस देन 0। लेकिन अगर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। 0। तो फिर 0। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन तो 0 होगा ना। तो आपको Yes, इसको sir. डिफरेंशिएट करना है 1 पे, तो 1 पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा, तो वहां से a आ जाएगा। बोलो, यही तो निकालना था। जैसे ही a आएगा फंक्शन fx आ जाएगा, फंक्शन fx की वैल्यू यहाँ रख देना, सॉल्व हो जाएगा। अरे याद रखना, अब इतना तो पता होना चाहिए सबको। इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे फंडामेंटल चीज है। अगर आप इसलिए मैंने कहा था रिवीजन करते रहो, अगर रिवीजन नहीं करोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा खेल। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या थी? डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग की कंडीशन डिफरेंशिएशन नेगेटिव, और मैक्सिमम मिनिमा पे डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब कम मैक्सिमा कम मिनिमा होगा, इसको चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सिखाया था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या था कि प्लस से अगर माइनस से हो रहा है, डिफरेंशिएशन का साइन प्लस से माइनस की तरफ हो रहा है तो मैक्सिमा, लॉजिकली भी क्लियर है, इंक्रीज से डिक्रीज करेगा। और डिफरेंशिएशन का साइन माइनस से प्लस हो रहा है तो मिनिमा। लेकिन लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा? 0। क्लियर? 0। यस सर। इसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे एक क्वेश्चन दिया था, सब कुछ न्यूमरेटर में ही है, एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बताओ क्या करोगे? टफ नहीं है, आसानी है, लेकिन एक ही स्टेप है, इंपॉर्टेंट है। सर 3 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेंगे। हाँ, अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी उसको सब्स्टिट्यूशन कर लोगे, टी स्क्वायर मानो, ज्यादा आसान रहेगा। क्लियर है? यस सर। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसके डिफरेंशिएशन में एक्स डीएक्स भी आएगा। आपका इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 2x dx इक्वल टू dt, 2t dt। यहां से आपके पास x dx की वैल्यू आ जाएगी, 2 कैंसिल हो जाएगा। आप x dx की जगह क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ t dt। अंडरस्टूड? यस सर। अब यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब क्या क्या दिया हुआ था? एक्स क्यूब, हाँ मुझे चाहिए एक्स dx, मुझे क्या क्रिएट करना? एक्स dx क्रिएट करना। तो एक्स क्यूब में से एक एक्स निकाल लो, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स dx। तो यहाँ पे जो एक्स dx है उसकी जगह आ जाएगा माइनस टी dt। यस सर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या, यहाँ से एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 3 माइनस टी स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही सिंप्लीफाई हो गया। 3 माइनस टी स्क्वायर, और ये टी इंटू टी वापिस क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा? 3t स्क्वायर माइनस टी की पावर 4। इन दोनों का इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। तो 2025 इसी साल क्वेश्चन आया हुआ। अब देखो, अब किसी किसी बच्चों ने मान लो चैप्टर छोड़ दिया कि भाई इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तो नहीं होता। अरे टफ क्वेश्चन है तो छोड़ देना ना, टफ क्वेश्चन तो यूं भी छोड़ना है आपको, लेकिन अगर उस क्वेश्चन से एनसीईआरटी लेवल या इजी क्वेश्चन आ गए वो तो करना पड़ेंगे ना। क्लियर है? इसलिए मैंने मेरे हमेशा यही सजेशन रहता सबको, कोई भी चैप्टर कंप्लीटली मत छोड़ो। थोड़ा बहुत भी आता तो एटलीस्ट एनसीईआरटी के फॉर्मूले पढ़ के चले जाओ, और थोड़े बहुत उसकी प्रैक्टिस कर लो, तो भी काम हो जाएगा। चलो, इसके बाद आपका माइनस ए से ए। माइनस ए से ए वाले जब भी क्वेश्चन आते थे क्या चेक करते थे?
सर सर odd even है। और odd question. इवन अगर ऑड ऑड फंक्शन। आंसर जीरो जीरो हो जाता है और फंक्शन अगर इवन है तो डबल हो जाता था। यस सर। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये जो फंक्शन है नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो कैसे सोचेंगे इसके बारे में? सर x अपॉन में 2 माइनस cos 2x प्लस में पाई बाय 4 अपॉन में 2 माइनस cos x को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे सेपरेट कर लेना। याद आ रहा है जब भी फंक्शन ऐसे होते थे जिसमें नाइदर इवन नॉर ऑड, उसको थोड़ा सा अलग अलग करने के बाद एक ऑड हो जाता था, एक इवन। ऐसे क्वेश्चन क्लास में कराए थे, है ना? अलग अलग कर लोगे तो उसमें से कोई ना कोई एक ऑड हो जाएगा, कोई ना कोई एक इवन हो जाएगा, तो इसको आप सेपरेट कर लेना। जैसे इसको सेपरेट करोगे, एक आपका आएगा x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, और एक आएगा आपका पाई बाय 4 कांस्टेंट बार 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आसान, कॉन्सेप्चुअल था और आसान भी था। बताओ ये वाला जो फंक्शन है ऑड है कि इवन है? सर ऑड है। सर odd है। इसका आंसर डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। अब ये बचा हुआ फंक्शन ये आपका इवन है, इवन Yes, में sir. डबल करना पड़ेगा। डबल करोगे तो आएगा पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 4, 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। अब बताओ ये 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका सिखाया था? अब ये याद होना चाहिए, ये याद नहीं तो फिर से बहुत आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पे हो फिर तो आप। अगर ये भी याद नहीं आपको तो फिर तो आपका रिवीजन 0% है। सर 10 में कन्वर्ट कर दें। साइंस के ओ सॉरी सर, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा हाफ देंगे। एंगल फॉर्मूला 10 का याद आ रहा है? यस सर। कहा था ये नोट्स में लिख लेना, दिवाली के पहले ही बोला था कि भैया दिवाली का छुट्टी आ रही है तो तुम इस चैप्टर के शॉर्ट नोट बना लेना। और ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स। जब भी आता है तो हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई होते हैं। साइन के केस में इसकी जगह लिख देंगे ये वाला फॉर्मूला, और कॉस वाले केस में इसकी जगह हम लिख देते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। आप देखो, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है मतलब खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए कि भाई कंडीशन क्या है आपकी। समझ में आ रहा है? ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आप पता नहीं क्या कर रहे हो घर पे, फिर अगर आपका रिवीजन भी नहीं चल रहा। बल्कि थोड़े दिन पहले अभी वर्कशीट दी थी मैंने इंटीग्रेशन की, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपका दिसंबर का 1 महीना बाकी और आपके अभी फॉर्मूले भी याद नहीं आपको, जेई तो नहीं निकल पाएगा इसी केस में। यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फिर 10x/2 को टी पुट अप करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे, एक इंडेफिनेट पे एक डेफिनेट पे। अगले 2 क्वेश्चन थे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन पे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। 14th वाला बताओ कौन सी वेराइटी है? लीनियर, होमोजीनियस, वेरिएबल, सेपरेबल। क्वेश्चन 14 ध्यान से देख के बताओ कौन सी वेराइटी में जाएगा? सर होमोजीनियस। होमोजीनियस। ध्यान से देखो, ये y उधर जाके जब डिवाइड होगा, ये होमोजीनियस इस बार थोड़ा सा मैंने चेंज दिया था यहाँ पे, x बाय y में होमोजीनियस एक्चुअली है। x बाय y यहाँ पे बनेगा log a माइनस log b की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, तो सारी टर्म x बाय y में दिख रही है यहाँ पे। तो x बाय y को क्या मान लोगे? u। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? होमोजीनियस वाला। यस सर। जैसे इसको u मानोगे वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। 2024 का क्वेश्चन। 15 को देख के बताओ कौन सी वेराइटी है? सर वेरिएबल सेपरेबल। मैथ्स इतना टफ नहीं है जितना अगर ढंग से कर लो, रिवाइज कर लो। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कम क्वेश्चन में भी नैया पार लगा देगा। सर लीनियर। 8 क्वेश्चन भी कर लिए तो 97 linear है। परसेंटाइल आ जाते हैं मैथ्स में, 98% 8 क्वेश्चन पे। और वही फिजिक्स केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन करने पे 90% ही आते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे dy बाई dx को अलग करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो y की पावर 1 दिख रही है सब जगह, तो हो सकता वेरिएबल सेपरेबल तो हो ही नहीं पाएगा। कोशिश भी करोगे तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाएंगे। y की पावर 1 थी तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए भाई लीनियर होगा कहीं ना कहीं। तो dy बाई dx का जो टर्म आएगा वो क्या आएगा? dy बाई dx। तो ये न्यूमरेटर में क्या रहेगा यहाँ पे? ये न्यूमरेटर वाला पार्ट और dx का, सॉरी सही है ना? हाँ ये dy वाला कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या निकाला भी dy बाई dx करा। अब अलग अलग कर दोगे? अरे समझ में आया? डिवाइड किया है, यस सर।
इसको उधर भेजा, फिर dx को डिवाइड किया, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, dx डिवाइड हो जाएगा और dy वाला टर्म उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो dy बाई dx निकाला सिंपल। अभी यहाँ पे y का टर्म अलग हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस x का टर्म अलग, ये माइनस y को उधर भेज देना, ये माइनस y उधर जाके प्लस y हो जाएगा, Yes, sir. इक्वल टू में ये बच जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस y उधर जाके प्लस y और इक्वल टू में ये। तो क्या कौन सा फॉर्मूला हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। Yes, sir. Yes. ये आपका फंक्शन p, ये आपका फंक्शन q, स्टेप 1 क्या रहता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और फिर सॉल्यूशन डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो लीनियर डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा चैप्टर है कि अगर थोड़ा बहुत भी इंटीग्रेशन आता हो तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर हो। पिछले साल पता नहीं क्यों जेई ने बहुत क्वेश्चन पूछे, किसी किसी शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। इसका वेटेज जनरली 4 मार्क्स का ही रहता है, लेकिन कोई कोई शिफ्ट में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, और एक बस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता होना चाहिए था। तो ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग हो गया था। अगले 2 क्वेश्चन थे वेक्टर 3D पे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था भाई प्रोजेक्शन और एरिया ऑफ पेलोग्राम पे मिक्स क्वेश्चन बनाया था, अच्छा क्वेश्चन था वो भी। और सेकंड वाला था आपका इक्वेशन ऑफ लाइन को बना के डिस्टेंस निकालना वाला। दोनों ही फंडामेंटल क्वेश्चन जो क्लास वेराइटी में कवर्ड है ना। Yes, sir. इससे भी टफ क्वेश्चन हमने किए, ये आप खुद से करोगे, दोनों बहुत ज्यादा आसान है। अगले थे प्रोबेबिलिटी पे, ये रैंडम वेरिएबल कल ही पढ़ा है ना। और ये आपका ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वेन डायग्राम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मिक्स क्वेश्चन, दोनों ही काफी अच्छे क्वेश्चन है। एक 2022 का था, एक 2024 का था, कर लेना ट्राई इसको। आपको पता है जब 12th का मैं ये वाला पेपर बना रहा था आपका, तो आपके लगभग 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर के पिछले 20-25 साल में करीबन 700-800 पीवाईक्यू थे। उन 700-800 पीवाईक्यू में से 25 सिलेक्ट करके बनाया था। तो इस पेपर को बनाने में भी कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगे थे। अब आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो आप पे डिपेंड करता है। मैंने टाइम से बना के आपको भेज दिया था, ठीक है। इवन दो मैं उस दिन छुट्टी पे था, 2 दिन छुट्टी पे था, मेरे घर में शादी थी, लेकिन फिर भी उसी समय मैंने आपको बना के अपलोड भी किए थे पेपर। अब आपने अगर इस पेपर को ढंग से यूटिलाइज करोगे तो आपको बहुत फायदा को मिलेगा। समझ में आ रहा है। देखो हर वेराइटी कवर्ड है इसमें, है कि नहीं है। अब आखिरी के 5 न्यूमेरिकल और बच रहे हैं। आपने अटेम्प्ट किए थे कि बाकी थे? एक काम करना, उनको अटेम्प्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। लगभग पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है आपको। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब कल अच्छा पहले 2-3 मेरे को इंपॉर्टेंट आपके साथ चीजें डिस्कस करनी। अब कल से आपका फुल सिलेबस पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। कल आपका 12th का फुल सिलेबस पेपर है, उसके बाद फिर सारे मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी बच्चा 3 घंटे के पेपर में 2 घंटे या 2.5 घंटे में पेपर फिनिश नहीं करेगा। चाहे आप घर से दे रहे हो, ऑफलाइन जा रहे हो। ऑफलाइन तो जाना ही है दिल्ली वाले बच्चों को कंपलसरी, लेकिन अगर आप घर जो एचपी की हिमाचल के बच्चे हैं और उत्तराखंड पंजाब के बच्चे जो घर से देंगे, उनको पूरा 3 घंटा बैठना ही है। आपको मैं अभी बता दूं, अगर आपने आदत नहीं डाली और अपनी गलती एक्सेप्ट मतलब नहीं करी 3 घंटे के बाद, आप जिस दिन पेपर देने जाओगे आपका भयंकर डिमोटिवेशन रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। अभी तक आपने क्या किया है, इतना बोलने के बाद भी अभी तक आपकी आदतें क्या बनी हुई है? घर पे फुल रिलैक्स होकर आपने पेपर दिए हैं, जिसमें कोई बिल्कुल 0% प्रेशर रहता है कि कोई देखने वाला नहीं है। टेंशन फ्री होके नहीं आया तो गूगल पे सर्च कर लिया या फिर कॉपी खोल के देख ली और पेपर निपटा दिया 1.5 घंटे में पूरा। अल्टीमेटली उसमें आपका ही बहुत ज्यादा घाटा हुआ। अब ये आपको रियलाइज तब होगा जिस दिन आपका पेपर, मान लो अगले दिन आपका जेई का पेपर होगा और उस दिन जो प्रेशर आएगा ना माइंड पे, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि यार ये प्रेशर क्यों आ रहा है। क्योंकि उसका कारण ये था कि आपने अब तक पेपर अपने सीरियसली दिए ही नहीं थे। उस प्रेशर को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं हैंडल कर पाते। वो इतने पैनिक हो जाते हैं कि कल मेरा जेई का पेपर है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। उनके दिमाग में यही रहता है। वो बहुत सारे बच्चे तो पेपर देने नहीं जाते, साल भर मेहनत करके पानी में मिट जाती है। और पेपर देने भी जाते तो वहां पे उनके पसीने छूट जाते हैं। माहौल देख के आसपास 30-40 बच्चे रहेंगे, सब एक से एक पूरे ऑल ओवर आसपास के इंडिया के बच्चे आते हैं, कोई पेपर दिए जा रहा है, सॉल्व करे जा रहा है, और उसको देख के अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं।
तो आपको अगर ये सब नहीं करना है तो आपके पास अब लगभग 7 से 8 मॉक टेस्ट बचे लास्ट जनवरी, आपके एक्चुअल जनवरी अटेम्प्ट के पहले। तो पहली चीज ये होनी चाहिए कि पूरा पेपर 3 घंटे बैठ के देना ही है। सेकेंड चीज, जैसा एग्जाम में माहौल होगा वैसा माहौल घर पे क्रिएट करने की कोशिश करो। ऐसा मत करो कि पेपर के बीच में पानी पीने जा रहे हो, कुछ खाने जा रहे हो, घर में कोई आके तो उधर चले गए, कॉपी खोल के देख ली, गूगल पे सर्च कर लिया। आपका ही घाटा है, मेरा है ना किसी और टीचर का है ना अवंती का घाटा है। सबसे बड़ा घाटा आपका ही है। आप भले अभी स्कोर ला दो, 100 नंबर लाओ, 150 नंबर लाओ, 200 नंबर लाओ, जिस दिन एक्चुअल जेई का रिजल्ट आएगा आप वो ये जितने भी स्कोर आपने अभी तक लाए उसका कोई मायना ही नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली आपका जेई का स्कोर ही मैटर करता है और उसमें असली पिक्चर आपकी दिख जाएगी उस दिन, इतने टाइम तक आपने चीटिंग करके पेपर दिए थे। तो इसलिए अपनी 100% ऑनेस्टी रखना, भले पेपर में 15 नंबर क्यों ना आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी ईमानदारी आपके साथ, कोई भी नहीं देखता ना। ऐसा तो नहीं हम रिजल्ट पब्लिश करते कि चलो हाँ ग्रुप पे सबका नाम के साथ रिजल्ट पब्लिश कर रहे तो आपको डरने की जरूरत है। किससे डर रहे हो आप लोग? वो किससे शर्मा रहे हो? चीटिंग करके जो नंबर ला रहे हो। इसलिए पूरी ईमानदारी से पेपर देना, भले ही जितने भी नंबर आए आपकी ईमानदारी से, आपकी ऑनेस्टी से, आपकी असलियत बताएगा कि भाई मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मुझे कितनी मेहनत करने की जरूरत है। पेपर देने के बाद कौन कौन से फॉर्मूले भूले, कौन से कॉन्सेप्ट भूल गए, उनको लिखो, फिर बैठ के एनालिसिस करो उसका कि कौन सा फॉर्मूला मैं भूल गया था, कौन से चैप्टर का फॉर्मूला मुझे गलती हो गई, कहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन जहां पे 3 मिनट 4 मिनट देने थे वहां पे मैंने 15 मिनट गवा दिए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम टाइम दिया। बहुत सारी गलतियां होगी। आपको मैंने याद हो तो स्टार्टिंग में जब आपको ओरिएंटेशन लिया था मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, मैंने एक डायरी बना लेना पेपर एनालिसिस की। जिस दिन जेई के दिन पेपर देने जाओगे वो डायरी बनी हुई रहेगी तो आपको बहुत बहुत अच्छा फील होगा कि आपको ऑलरेडी पता है कि मुझसे क्या क्या गलतियां हो चुकी है पिछले पेपर्स में, और हर पेपर में उन गलतियों को कम करने की कोशिश करना, ताकि जेई तक आते आते आपको डर नहीं रहेगा कि मुझसे कोई गलती होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप 20 बार गलतियां कर चुके हो और हर गलती पे आपने एनालिसिस किया है। लेकिन अभी तक आपको जिसने नहीं किया अभी, अब आखिरी के 7-8 पेपर बचे, इसमें कर लेना कम से कम। गलती का एनालिसिस करना, ढंग से डायरी में लिख लेना भाई ये गलतियां हुई है, ये मुझसे मिस्टेक हुई है, अगले पेपर में ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। पूरी ईमानदारी से देना, पूरा 3 घंटे बैठ के देना है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे लैग कर रहे हो वो देखो कि कहां लैग कर रहे हो, उसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आपको कुल मिला के पेपर बहुत ढंग से देना है। तो पेपर देने के बाद जो क्वेश्चन आपने नहीं किए उनको वापस से रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करना आफ्टर द पेपर। फिर अगले दिन कंपलसरी डिस्कशन तो होगा ही सही, डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी अच्छे से करना। हाँ, इसके अलावा आपको मैम ने बताया भी होगा कि आपके अब 2 बैच बनाए, बैच 1 एंड बैच 2। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई किसी क्राइटेरिया पे बैचेस डिफाइन किए गए हैं। द सोल क्राइटेरिया ये था, दोनों ही बैच में 11-12 दोनों होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक बैच में सिर्फ 12th हो रहा है, वो हो रहा है, दोनों ही बैच में 11-12 दोनों कराया जाएगा। बस किसी एक बैच में 11 का परसेंटेज ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बैच है, मान लो जो भी एक बैच 1 है मान लो, तो बैच 1 में 80%, मतलब अगर मान लो 1 घंटा 15 मिनट की आपकी क्लास है तो उसमें 60 मिनट 11th का पढ़ाया जाएगा, आखिरी के 10-15 मिनट में 12th के कुछ क्वेश्चंस आपको रिकैप कराए जाएंगे। ठीक है, बैच 2 में 45 मिनट्स 12th का रिवीजन ढंग से होगा और लास्ट के 20-25 मिनट 11th के कुछ सिलेक्टेड हाईली इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन का रिकैप कराया जाएगा जो काम के हैं। अब ये हमने क्राइटेरिया कैसे सिलेक्ट किया, ऐसा नहीं है कि इस बच्चे को मारा, आपको ये सब दिमाग, आपके तीनों टीचर्स ने मिलके कुछ बच्चों को उस बैच में रखा, कुछ बच्चों को इस बैच में रखा, बेस्ड ऑन द कैटेगरी, फीमेल कोटा कैटेगरी और आपका करंट सिचुएशन कि आपकी 12th कितनी स्ट्रांग है। जिन बच्चों की 12th ऑलरेडी बहुत वीक है उनको हमने 11th वाला रिवीजन में नहीं रखा, क्योंकि अगर आपका 12th पे इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं तो आपको अभी 12th को ढंग से रिवाइज करना और 11th को सिलेक्टेड टॉपिक करना है, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद वो रहेगा। आप पता चला 11 करने बैठ गए और पूरा फोकस 11 पे डाल दिया, दिसंबर में वो 12 पूरी स्टेक पे हो गई। इसलिए आप जिस भी बैच में रहो आपको बस मेहनत करना है, क्योंकि दोनों बैच में 11-12 दोनों होगा और सेम वर्कशीट दोनों बैच में जाएगी। जो वर्कशीट 11-12 की बैच 1 में जाएगी, सेम वर्कशीट 11-12 की बैच 2 में भी जाएगी। हाँ, बैच 2 में क्या होगा, जैसे अगर मान लो 11 की वर्कशीट है जिसमें 25 क्वेश्चन है, तो आपको वहां पे सारे 25 क्वेश्चन करने का टाइम नहीं, तो हम आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे कि आपको इन 25 में से 5-6 क्वेश्चन करने कम से कम।
जिन जिन बच्चों के पास कैटेगरी एडवांटेज है, ठीक है। और जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वाले, उनको तो वैसे भी 120 130 तक टच करना ही पड़ेगा। अगर आपको ठीक ठाक कुछ कॉलेज चाहिए तो आपको तो 11 ढंग से करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो संडे का आपका पेपर है, मंडे को आपका पेपर डिस्कशन होगा। जिस दिन पेपर डिस्कशन होगा उसी दिन आपका कोर्स प्लानर, क्लास का टाइमिंग, बैच का टाइमिंग आपको ग्रुप में आ जाएगा। मेन मुद्दा ये है, आप किसी भी बैच में रहो, 1 2 उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको जो वर्कशीट दी जाएगी क्लास के पहले आपको अटेम्प्ट करके आना है। सारी वर्कशीट पहले से ही अपडेट होगी। शाम को अगर क्लास है, वहां पे टॉपिक भी मेंशन होगा कि आज शाम को क्या पढ़ाया जाएगा। तो उस टॉपिक की वर्कशीट आपको पहले से अटेम्प्ट करके आनी है। अटेम्प्ट करना है मतलब फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चन है, आपसे जितने बन पा रहे उतने आप बना के आओ। आपका अगर वो सब्जेक्ट वीक है, आपका वो चैप्टर अगर वीक है, एटलीस्ट इजी क्वेश्चन उसके कर लो। क्लास में आने से पहले फॉर्मूला रिवीजन करके बैठो, उस चैप्टर के शॉर्ट नोट करके बैठो। हाँ, ये सब करते पूरे दिन भर आपने मेहनत करी और आपको लगा यार मुझे यार ये वाला चीज समझ में नहीं आ रही, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो शाम को जब क्लास होगी उसमें पूछ लो कि सर ये जो वेराइटी ये मुझसे हो नहीं रही है, ताकि आपका चैप्टर उसी दिन वाइंड अप हो जाए। इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी और कुछ भी नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड है? ठीक है। ये पूरा प्लानर बनाने में मुझे 10 दिन लग गए थे। कब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। आपकी क्या कहते हैं 11th की वर्कशीट भी हमने बनाना थोड़ा थोड़ा करके नवंबर 1 से स्टार्ट कर दिया था। और आपको याद है तो टारगेट मैंने पहले ही दी था, नवंबर एंड तक अपन 12th फिनिश कर लेंगे, ताकि आपके पास अगर नवंबर एंड तक 12th का आपने थोड़ा थोड़ा पीवाईक्यू कर लेगा तो दिसंबर में इतना प्रेशर नहीं रहेगा। आप दिसंबर में 11th ढंग से कर पाओगे। लेकिन फिर भी इतना करने के बाद, वो वर्कशीट बनाने के बाद, आपका पेरेंट्स के साथ ओरिएंटेशन लेने के बाद भी कुछ गिने चुने बच्चे हैं, 10 से 12 बच्चे जिन्होंने सारी वर्कशीट अभी तक सबमिट करी है A to Z। मैक्स बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 10-12 बच्चे जिन्होंने करी है, लेकिन 10-12 बच्चे ऐसे भी जिन्होंने 12th की वर्कशीट सारी नहीं करी है। अब आपको वापिस से अब दिसंबर में फिर से करनी पड़ेगी। अब इसके बाद तो आपको टाइम ही नहीं है। 1-1.5 महीने की बात है, सिर्फ 40 दिन है आपके पास। ये 40 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी कहीं पे भी जाने नहीं चाहिए। सोशल मीडिया, चैटिंग, इधर उधर की चीजें, स्कूल के फंक्शन, ठीक है, फ्रेंड सर्कल, 12th का फेयरवेल, कुछ मैटर नहीं करता है। अल्टीमेटली कॉलेज ही मैटर करेगा। ठीक है, कॉलेज अच्छा ले लो तो आपका अब सर्कल बहुत अच्छा बनेगा। अभी भी मैं आपको बता दूं, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स से ज्यादा कॉलेज के फ्रेंड्स मेरे ज्यादा काम आते हैं। उनसे मेरा बहुत फायदा हुआ है और इंटरनल डेवलपमेंट भी हुआ है। क्योंकि स्कूल तक ठीक है, लेकिन कॉलेज में आप किस माहौल में रहते हो, किन बच्चों के साथ रहते हो, कैसे आपके प्रोफेसर रहते हैं, कैसा आपका कॉलेज का माहौल रहता है, वो आपको इंटरनली डेवलप करता है। क्योंकि आप लोग सब छोटे छोटे मतलब अभी स्कूल से हो, गवर्नमेंट स्कूल से, तो वो माहौल अभी आपको मिला नहीं है। अल्टीमेट माहौल आपको तब मिलेगा और अच्छी लाइफस्टाइल तब मिलेगी जब आप अच्छे कॉलेज में जाओगे, और यही मौका है। इसलिए प्रायोरिटी डिसाइड कर लेना कि किसको प्रायोरिटाइज रखना है। और अगर आप अभी भी बहाना बनाओगे कि सर हमारे पास तो स्कूल का काम है, स्कूल वाले हमारे मैडम हमको नहीं बोलती है, स्कूल में डांस फंक्शन में हमको जाना है, स्कूल वाले ट्रिप पे ले जा रहे तो वहां पे भी जाना, ठीक है जाओ घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप बस ये सोचना कि अप्रैल बाद कहाँ जाना है, आप कहीं हाँ। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है? तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम से जग गए तो आपको पछतावा नहीं होगा। नहीं तो लास्ट ईयर मैंने बहुत बच्चों को रोते हुए देखा। कैपेबल थे, सब कुछ था, लेकिन आखिरी के 1-1.5 महीने 2 महीनों में उन्होंने पता नहीं कहाँ डिस्ट्रैक्ट हुए, क्या किया, डिमोटिवेट हो गए और हिम्मत हार के सब गिव अप दे दिया। वो कुछ भी नहीं कर पाए। और आप सोचो कि ड्रॉप लेके कुछ होगा, कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल है
जो उस दिन आपके वहां पे ओरिएंटेशन में भी आए थे बच्चे जिन्होंने ड्रॉप लिया और रिजल्ट बिगड़ गया। ड्रॉप लेने में बहुत खतरनाक स्टेबिलिटी चाहिए माइंड की, मेंटली बहुत बच्चा स्टेबल होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, तब जाके ड्रॉप का फायदा होता है। इसलिए और जनवरी अटेम्प्ट ही आपका बेस्ट चांस है स्कोर करने का। अप्रैल अटेम्प्ट में तो भूल जाओ, क्योंकि आपके पास बीच में 3 महीने का ब्रेक आ जाएगा जिसमें बोर्ड्स आ जाएगी, फिर 10 दिन बाद अप्रैल अटेम्प्ट आ जाता है जिसमें हाईली कॉम्पिटिटिव होता है, पेपर भी टफ होता है। अप्रैल अटेम्प्ट में स्कोर ज्यादा करना और स्कोर बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए जनवरी अटेम्प्ट ही आपका सबसे अच्छा चांस है। अभी आपके पास क्या मोमेंटम है, ये मोमेंटम ही हेल्प करता है स्कोर को बढ़ाने में। इसलिए वापस मैं बस लास्ट टाइम ये रिपीट कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट मत होना। अगर आपको पता है कि आपका समय कहाँ जा रहा है या फिर कहाँ आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, और गिव अप मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर मुझे कम आता है ज्यादा आता है, आपकी कंडीशन आप जानते हैं, आपको किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि मुझे कितना इंप्रूवमेंट करना है और मैं क्या करूं ताकि काम हो जाए मेरा, ठीक है। एक चीज और लास्ट मुझे ये बतानी है, टीचर्स को रिस्पेक्ट करना बहुत, मतलब ये बताना नहीं चाहिए आप लोगों को, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो मेरे को अभी पता चला है कि भाई आप लोग ज्यादा ही आजकल फिजिक्स केमिस्ट्री में डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आप हमको आपकी जरूरत नहीं, आपको हमारी जरूरत है। और सबसे ज्यादा जरूरत तब पड़ेगी जब जिस दिन काउंसलिंग चालू होगी आपका। अगर आप मान लो सिलेक्शन हो गया, जिस दिन काउंसलिंग चालू होती है ना, लोग 1000 2,000 रुपए दे के काउंसलिंग करवाते हैं कॉलेज की, क्या कहते हैं, सीक्वेंस भरवाने में। कोई कोई लोग तो 10-10 हजार रुपए ले लेते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको जब काउंसलिंग करनी पड़ती है, तो कौन से कॉलेज को ऊपर रखना, किस कॉलेज को नीचे रखना, कौन सी कॉलेज की कौन सी ब्रांच को ऊपर रखना, किस ब्रांच को नीचे रखना, क्या सीक्वेंस रखना, वो बहुत मैटर करता है। हल्का सा भी ट्विस्ट हो, आपको लोअर कॉलेज मिल जाएगा अच्छी रैंक पे भी, आपकी रैंक बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर आपने सीक्वेंस बराबर नहीं भरा तो आपको लोअर कॉलेज की लोअर ब्रांच मिल जाएगी अगर सीक्वेंस में गड़बड़ करती। और वहां पे सबसे ज्यादा फिर टीचर्स की हेल्प लगती है, फिर वहां पे बच्चे गरज करते हैं कि सर प्लीज हेल्प कर दो, फिर मैडम हेल्प कर दो। और साल भर में तो आपको रिप्लाई करना भी नहीं आता है ग्रुप में। अगर आपको कोई कुछ मैसेज कर रहा है टीचर, तो टाइमली ढंग से रिप्लाई भी करो, और आपको कोई टीचर बोल रहा है तो उसको रिस्पेक्टफुली उनसे बात करो। फिर बाद में नहीं तो एक्सपेक्टेशन ये मत रखना कि सर हमारी हेल्प कर दो, स्कॉलरशिप दिलवा दो, लैपटॉप दिलवा दो, या फिर वो करवा, ठीक है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा आप पे मेहनत की गई है, आप पे बहुत ज्यादा चीजें गई, इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि चलो सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो ठीक है। हमारा एक गोल था कि भाई ठीक है, जिन बच्चों को ज्यादा डिजर्विंग है, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उन पे मेहनत करना, ये हमारा पैशन था, ये हमारा था। ऐसा नहीं था कि उनको और जॉब नहीं मिल रही थी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोई जॉब नहीं दे रहा था, अच्छे पैकेज पे और अच्छी जगह जॉब मिल सकती है। आपको पता अवंती एनजीओ है, एनजीओ में किसी टीचर की सैलरी भी इतनी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे काम करने का बस एक कारण है कि चलो ठीक है, यहाँ पे जो कॉज है उसके लिए काम करा जा रहा है, ना कि पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अगर आपके लिए संडे के लिए हम टेस्ट का अरेंजमेंट भी करते तो उसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन वो इसलिए करते ताकि आपको माहौल मिल जाए, आप ऐसे माहौल में टेस्ट की तैयारी कर सको, ठीक है। तो कोई भी ज्यादा एटीट्यूड में नहीं रहेगा और ना ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा। ईमानदारी से मेहनत करो, जितना सिखाया उस पर काम करना है आप। और अब दिसंबर में बार बार आपके ग्रुप में याद नहीं दिलाया जाएगा भाई तुम काम करके भेजो, काम करके भेजो, असाइनमेंट भेजो। करना तो करो, नहीं करना तो मत करो, तुम जानो। जितना हमको मेहनत करनी थी, जितनी हमको आपकी मेंटरशिप लेनी थी, जितना हम कर सकते थे हमने ओवर करा है। पूरे नवंबर महीने में बैठ के आपका प्लानर ही बनाया और एक एक वर्कशीट बनाई है। अब हम चाहते तो पिछले साल की वर्कशीट भी आपको दे सकते थे, ऑलरेडी बनी हुई, लास्ट ईयर भी बनाया था, तो पिछले साल की भी आपको चिपका देते, क्या फर्क पड़ता। लेकिन फिर भी नहीं बनाई है, लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट इंपॉर्टेंस लास्ट ईयर के पैटर्न के हिसाब से नई वर्कशीट्स बनाई है, और एक एक वर्कशीट बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो बैकग्राउंड में ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेहनत होती है, जो कि ऐसा नहीं हमको बोला गया है, ये हम खुद से करते हैं। कोई यहाँ पे अवंती में ऐसा नहीं बोलता है कि आप ये करो वो करो, क्रैश कोर्स चलाओ, ठीक है। कोर्स सिलेबस हो चुका है, हम चाहे तो आपको बस आप टेस्ट दो और रिवीजन करो। दिसंबर में भी छोड़ सकते थे, लेकिन फिर भी रिवीजन का प्लान बनाया है, और पर डे 3-3 क्लासेस का प्लान बनाया है कि आपके तीनों सब्जेक्ट की क्लास लगे, ढंग से आपका रिवीजन हो, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट हो,
तो आपके टीचर बहुत ज्यादा एफर्ट ले रहे हैं तो उसका रिस्पेक्ट करो, ठीक है, ताकि अगर आपको इन फ्यूचर हेल्प चाहिए हो तो, ठीक है। तो कल से प्रॉपरली पेपर देना है, कोई भी बच्चा 3 घंटे से कम पेपर नहीं देगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।